कहां गए वो जब आपने आंदोलन शुरू किया था? कहां गए प्रशांत भूषण? कहां गए योगेंद्र यादव? कहां गए किरण बेदी? कहां गए कुमार विश्वास? कहां गई शाजिया इल्मी? कहां गए अश्विनी उपाध्याय? और तो और वो जो टोपी लगाते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, लोगों को नहीं याद हो तो आपने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था, एडमिरल रामदास, कहां गए? वो भी चले गए। और जब आप जेल में चले गए तो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन आया? आपकी श्रीमती जी। न पार्टी का कोई पदाधिकारी, न पार्टी का कोई मंत्री, न पार्टी का कोई विधायक। तो मुझे लगता है, और इन सब लोगों ने केजरीवाल जी के तानाशाही रवैये के बारे में बाहर आके बताया। वो आशुतोष जी, पत्रकार, कितनी लंबी फेहरिस्त है, इतनी लंबी फेहरिस्त है कि गिनाते गिनाते मुश्किल हो जाए। परंतु एक गंभीर बात भी मैं कहना चाहूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिन शर्तों पे ये हैं, सोचिए, ऐसे व्यक्ति, बड़े बड़े अपराधियों से भी ये नहीं कहा जाता है कि लाइव लोकेशन शेयर करके रखिएगा। मेरे विचार से शायद न्यायालय ने जिन जिन लोगों को पैरोल पे छोड़ा होगा या बेल पे छोड़ा होगा, ऐसा नहीं कहा गया होगा। वो तो अलग कहा गया है कि साहब आप फाइल नहीं साइन करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये कहा गया लाइव लोकेशन शेयर करिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में बहुत साफ कहा है कि मेरिट के ऊपर वह यह निर्णय नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई थी कि केस के बारे में वक्तव्य नहीं देंगे। केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि उनके ऊपर केस झूठा है। यह सर्वोच्च न्यायालय की सीधे अवमानना है कि पहली बात, न्यायालय ने कहा था आप केस के बारे में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, उन्होंने केस के बारे में वक्तव्य दिया। उनको बेल ऑब्लिक पैरोल पर छोड़ते समय जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो मेरिट के ऊपर नहीं है, उन्होंने सीधे केस की मेरिट पे टिप्पणी कर दी। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती कि आप कृपया ध्यान दें कि ये सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बात का माखौल उड़ाना हुआ है। और उससे बड़ी बात हो गई है, अभी इन्होंने बाहर निकलकर अनाप शनाप बोलना शुरू किया। मैं आप लोगों से कहना शुरू करूंगा, ईडी की जो चार्जशीट है उसको जाके पढ़ लीजिए, किस किस प्रकार की बातें, पैसे का ट्रांजैक्शन, ये सारे फैक्ट बातें हुई हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केस की मेरिट अपनी जगह है, उसके ऊपर यह कोई निर्णय नहीं है। उसके बावजूद ये बोलना बहुत आपत्तिजनक और वैधानिक और कानूनी दृष्टि से यह एक प्रकार से अपने अपराध को और बढ़ाने वाला है। परंतु आप एक और बात देखिए हुआ है, इधर ये बाहर आए नहीं कि एक जगह से सरहद पार से सदाएं आ गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फलां अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के उन्होंने ये बातें की हैं ये बहुत गंभीर है। भारत की राजनीति में मूल्यों के ध्वस्त करने के वो सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। भाषा की मर्यादा में उन्होंने जिस प्रकार की निम्नता दिखाई है वो सर्वथा निंदनीय है। और उन्होंने आकर अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को एक प्रकार से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने निर्देशों का माखौल उड़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें सीमा पार पाकिस्तान से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस नक्शे कदम पे इंडी गठबंधन पहले चल रहा था
उसी दिशा में और अधिक अवनति होते हुए वो आगे पहुंच गए हैं। बस अंत में मैं उनका यह साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जाने में या अनजाने में उनके मुंह से एक सही बात निकल गई कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से देश की जनता को यह भी समझ में आएगा कि किसी अपराध में आरोपी होने के बाद किस धृष्टता के साथ, किस निर्लज्जता के साथ और अपनी पार्टी में सभी लोगों को किस चालाकी के साथ किनारे लगाने के बाद इस प्रकार का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फर्स्ट या केजरीवाल ने आज जो उस स्पीच में कहा कि 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकती, इसलिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के उनको जेल पहुंचाया। 20 साल आगे की बात की है और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए हैं। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए। 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब। इसलिए मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। जस्ट अ मिनट, यस मैम। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें नहीं आएगी बीजेपी की पूरे देश में। सर आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी को निकाल देंगे, सरकार बनने के बाद अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसी बातें जो वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि कम से कम उन्होंने जब यह कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। और फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए। इनको निकालते 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 खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती। और रही बात सीटों की, तो आप ये समझ लीजिए अगर ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। यस मैम। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि बड़े नेता चाहे वो आडवाणी जी हो, मोदी, मनमोहन जोशी हो, उन सबकी राजनीति खत्म कर दी। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, मगर हमारे आदरणीय नेता आडवाणी जी वो 87 इयर्स में सांसद बने थे और वो 90 वर्ष की आयु तक सांसद रहे और उसके बाद स्वतः से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी इस समय 90 के। मगर पूछना चाहता हूं ये अन्ना हजारे जी के साथ क्या किया था। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे किसी नेता को बरगलाया गया। आपके लिए तो अन्ना हजारे की वो स्थिति थी जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की स्थिति है, या कांग्रेस के लिए गांधी जी की स्थिति थी। अन्ना हजारे जी ने तो चिट्ठी लिख के कहा शराब घोटाले के बाद कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा। ऐसा शब्द उन्होंने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई आप खुद देख लीजिए कि एडमिरल रामदास से लेके और अन्ना हजारे तक आपने क्या किया, और हमने तो भारत रत्न दिया। जस्ट
कहते कहते दिल की बात जुबान पे आ जाती है, इसका मतलब उनको अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देते तो पार्टी खत्म हो जाती। ये दर्शाता है कि मैं फिर कह रहा हूं, वहां से शुरू करिए कुमार विश्वास और किरण बेदी से लेके आज तक, जिसने अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ ये किया, उसी को ये लग सकता है। यानी इससे बहुत साफ हो गया कि उनके दिल की मंशा कितनी खतरनाक, सोच कितनी छोटी है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देंगे तब तक वो बेड रेस्ट नहीं लेंगे। वहीं खड़गे ने पीसी की है पटना में और ये कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हैं और वो पीएम इस बार नहीं बनेंगे। देखिए, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो फिलहाल हटाने का संकल्प करते करते खुद ही सरकार से हट गए और तेजस्वी यादव जी को अब इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार से ही अब एक दो और नए भी लोग आ गए हैं, उनकी बहन भी आ गई हैं, तो अब उनके लिए बिहार छोड़ दें, मोदी जी छोड़ दें, पहले अपने परिवार में टफ कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में विचार कर लें। अच्छा, जो खड़गे जी ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी हसरतें, ऐसी हसरतों का नाकाम होना और नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा निकलते हुए हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेरा सवाल है कि केजरीवाल साहब को ममता बनर्जी और तमाम दूसरे दलों के नेताओं के द्वारा निमंत्रण मिला है कि आइए हमारे स्टेट में प्रचार करिए। आपको ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे कुछ नुकसान पहुंच जाएंगे, आपको नहीं, ये उनका विशेषाधिकार है और यदि ममता बनर्जी जी को लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी उनकी पार्टी में कोई वोट है, तो ये दर्शाता है उनको बुलाना कि ममता बनर्जी जी ने हार स्वीकार कर ली है। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका कि वहां पर बेस था, उनको भी कभी अपने लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। अगर केजरीवाल जी को बुलाने के लिए आ गए हैं चुनाव के इस दौर में, तो समझ जाइए कि बंग भूमि से राष्ट्रवाद की वो तरंग उठने वाली है जिसको लेकर ममता जी अपने को बहुत तंग महसूस करने वाली हैं। Last question. हो गया ना? ये कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। Last, okay.